अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, गुज़िश्ता बरस मार्च से खाली खैबर पख्तूनख्वा से ऐवान बाला की 11 नशस्तों और पंजाब में एक नशस्त के लिए इलेक्शन हो ही गए। पंजाब से गैर हतमी नताइज के मुताबिक हस्बे तवक्को हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट लेकर कामयाब करार पाए। केपी में ये इलेक्शन नहीं होने थे कि वो तमाम सियासी हरीफ जो एक दूसरे को देखने के रवादार भी नहीं, वो 6-5 के फार्मूले से शेरो शक्कर होते दिखाई दिए। लेकिन टिकट्स की तकसीम पर पीटीआई के नाराज 4 कवरिंग उम्मीदवारों ने मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया, यानी शीरो शक्कर होने से इनकार कर दिया। जिसके बाद पीटीआई ने बमुश्किल 3 को तो मना लिया, लेकिन खुर्रम ज़ीशान अपने मौके पर डटे रहे कि सिलेक्शन नहीं इलेक्शन होगा, और फिर इलेक्शन हुआ। उन्होंने आज अपने एक वीडियो बयान में पार्टी क़यादत से सवाल भी पूछा कि जब कोई सरमायादार इलेक्शन लड़े तो पार्टी की खिदमत और गरीब मैदान में आए तो वो गद्दार क्यों कहलाता है। आप आजाद लोग हो, कभी गुलामी कबूल मत करो। हम आजाद हैं और अपनी आजादी पर कभी भी सौदा नहीं करेंगे। जब कोई सरमायादार इलेक्शन लड़े तो वो पार्टी की खिदमत, और जब कोई आम आदमी डट जाए असूल पर तो वो गद्दार। अगर ये बगावत है फिर मैं बागी हूँ। खुर्रम ज़ीशान के इस इनकार के बायस मुकाबला हुआ और अजीब हुआ कि हरीफों ने एक दूसरे की कामयाबी ऐसे यकीनी बनाई कि हमें कबीर दास याद आ गए, जिन्होंने कहा था रंगी को नारंगी कहे बने दूध को खोया, चलती को ये गाड़ी कहे देख कबीरा रोया। नाज़रीन, आज होने वाले इलेक्शन में 145 अराकीन ने वोट दे दिए। जनरल नशिस्तों पर हुकूमत ने 4 जबकि अपोजिशन ने 3 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। ख्वातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर दोनों जानिब से 2-2 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करते पाए गए। नतीजा आ चुका है। क्या नतीजा है ये हम अपने नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, अजमत गुल हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम यकीनन पूछेंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ में शदीद इख्तलाफात और इंतशार जो है वो एक बार फिर से दिखाई दिया। इस सारी सूरत हाल में गुज़िश्ता रोज़ मखसूस नशिस्तों पर हलफ के लिए केपी असम्बली आने वालों से हलफ लेने के बजाय कोरम की निशानदेही पर इजलास मुलतवी करने की जो हिकमत अमली थी वो भी खासी मायनी खेज थी, जिस पर गवर्नर केपी ने हलफ लिया और वज़ीर आला गंडापुर साहब ने इस हलफ के खिलाफ अदालत से रुजू भी कर लिया। लेकिन सवाल तो बनता है नाज़रीन कि गंडापुर साहब की इस हिकमत अमली के पीछे क्या राज पाशीदा है। फिर ये कि पीटीआई जब जनरल नशिस्तों पर 5 सीटें निकाल सकती थी तो 4 पर इक्तफा किसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया। साथ ही अहम सवाल ये भी है कि पीटीआई ने पुराने और मुखलिस कारकुनों को नज़रअंदाज क्यों किया। नए कारकुनों को चांस देने में क्या कबाहत थी। कोहिस्तान मेगा स्कैंडल में नाम आने के बावजूद आजम स्वाति को टिकट देना पार्टी की शफाफ पॉलिसी पर सवाल नहीं है। सवाल तो यकीनन है। इन सवालात के जवाब भी जानेंगे। ज्वाइन मुझे कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार काशिफ रफ़ीक साहब, मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन किए हुए हैं मोहम्मद नौशाद अली साहब, आज़म मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर ही से वीडियो लिंक पर, और इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब। लेकिन आज हम हमारे पैनल पर जाने से पहले सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे पेशावर, और पेशावर में हम बात कर रहे हैं अजमत गुल, न्यूज़ 1 के नुमाइंदा हैं। उनसे जानते हैं कि इस इलेक्शन में ताज़ा तरीन जो रिजल्ट्स आए हैं वो क्या बता रहे हैं। अजमत कहिएगा। जी आसमा, ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि इलेक्शन हुए और रिजल्ट पे आ गए, और वही रिजल्ट आ गए जो कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो माहिदा हुआ था उसके मुताबिक 5 सीटें अपोजिशन के हिस्से में आई है, जबकि 3 सीटें हुकूमत के हिस्से में आई है। इसमें पीटीआई के मुराद सईद जनरल नशिस्त पर 26, जबकि फैसल जावेद 22 और नूर हक साहब 21, जबकि पीटीआई के मिर्जा पीजी ने 21 वोट हासिल किए। जबकि इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अताउल हक दरवेश ने 18, मुस्लिम लीग के नियाज अहमद ने 18, पीपल्स पार्टी के सलाम महमूद ने 17 वोट हासिल किए। जबकि इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर रिजाउल खान भी कामयाब करार पाए हैं। जबकि टेक्नोक्रेट के नशिस्त पर हुकूमत के आजम स्वाति ने 79 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए। जबकि इसी तरह खवातीन के नशिस्त पर पीटीआई के रुबीना नाग ने 79 और पीपल्स पार्टी के रुबीना खालिद ने 52 वोट हासिल किए। और इसी तरह जो मुआहदा तय हुआ था उसके मुताबिक 3 सीटें हुकूमत के हिस्से में आई है और 5 सीटें अपोजिशन के हिस्से में आई है। लेकिन यहाँ पर ये अहम बात है कि अपोजिशन और हुकूमत इस सेनेट के इलेक्शन में एक पेश पर थे। जो पाम 45 और पाम 47 के नारे लगा रहे थे वो एक ही पेश पर नजर आएगी।
ठीक है, एक ही पेज पर आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं यकीनन अपने पैनल की तरफ जाना चाह रही हूँ क्योंकि सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इसको डिस्कस ज़रूर किया जाना चाहिए, लेकिन मुझे आज़मत जाते जाते आप ये बता दीजिएगा कि वो लोग जो ये कहते हुए हमें पीटीआई के अंदर दिखाई दिए कि पीटीआई के कुछ लोग जो हैं वो चीज़ें कर रहे हैं जो पीटीआई के बानी कभी नहीं चाहते थे और हम पीटीआई के बानी के साथ खड़े हैं, हम इस इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होंगे, उनकी तरफ से इस सिचुएशन पर अभी तो कोई बयान सामने आया है? कहीं पर आपको लगता है कि एक तरफ इलेक्शन हो रहा था, दूसरी तरफ वो लोग एहतजाज कर रहे हो, या आपको लगा कि सारी कार्रवाई जो डाली गई है अपोजिशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, ये बड़ी खामोशी से सारी चीजें जो है हो गई, खुश उसलूबी से हो गई? जी बिल्कुल, क्योंकि कल तक तो तमाम जितने भी पीटीआई के वर्कर्स थे और जो सेनेटर थे जिन्होंने कागजात जमा किए थे, वो शाम तक ये वलवला कर रहे थे और बंक मार रहे थे कि हम किसी कीमत पर भी अपने कागजात वापस नहीं लेंगे। लेकिन रात गए तक तमाम खुरम जिशान के अलावा तमाम ने अपने कागजात वापस लिए और ये कहा कि कारकुनों के जज्बात का हम कदर करते हैं, लेकिन ऊपर से जो दबाव था इसकी वजह से उन तमाम ने कागजात वापस लिए और सिर्फ एक खुरम निशान खुरम की वजह से आज ये इलेक्शन हुए, क्योंकि वही एक बंदा था जो कि मैदान में रह गया था। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये जीत खुरम निशान की होगी, क्योंकि उनकी वजह से आज खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का इनकाद हुआ। ठीक हो गया आज़मत गुल, बहुत शुक्रिया। आपने हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बताई है जो सेनेट के इलेक्शन को लेकर इस वक्त है केपी के अंदर। मैं काशिफ रफीक साहब आपकी तरफ आऊँगी। अभी हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे जब आपने ये खबर शेयर की कि इसका नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी है, रिजल्ट जो है इसका सामने आ गया है, तो मैं आपसे यही पूछ रही थी तब भी और अभी भी मैं आपसे ये पूछूंगी काशिफ साहब कि इस इलेक्शन से दिखता तो यही है, सामने तो यही आया है कि हुकूमत अपोजिशन कौमी एजेंडे पर एक हो ना हो, लेकिन पार्टी एजेंडे पर ये लोग जो हैं ये एक हो सकते हैं, जब अपना मफाद होता है तब एक हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसी का नाम सियासत है। आप जो मर्जी कहें, एक दूसरे को आप काबिल कबूल नहीं है, एक दूसरे को आप प्रॉक्सीज कहते हैं, आप कहते हैं फार्म 45 वाले हम हैं और फार्म 47 वाले वो हैं, आप कहते हैं कि हम जो है वो कानून की बालादस्ती के लिए तहरीक चलाते हैं, कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हैं, बानी के नज़रिए पे खड़े हैं, इंसाफ के नज़रिए पे खड़े हैं, लेकिन फिर आप अपने लोगों को, उन लोगों को जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, स्वाति साहब, उन लोगों का जिनके पास बेतहाशा मालो मता है, मिर्ज़ा अफरीदी और बहुत सारे लोग, फिर आप उनको इलेक्ट करवाने के लिए आप फार्म 47 वालों के साथ भी बैठते हैं, आप फार्म 47 वालों को मैंडेट तस्लीम करते हैं, उनको आप आओ भगत और इज्जत करते हैं और उसके बाद आप एग्रीमेंट करते हैं कि जी 6 सीटें आप ले लें, हमें दे दें और 5 सीटें आप ले लें, और उसके बाद आप उन नजरियाती कारकुनान को जिनको ने कागजात जमा कराए आपके कहने पे करवाए, आपने खुद उनको कवरिंग कैंडिडेट बनवाया और फिर उसके बाद आपने उनको आओ भगत की, तरले मारे, कोशिशें की, दबाव डाला और आपने कहा यार किस तरीके से हम जो है वो यूनानिमस कर लें। और मिसाल ये है कि जैसे पंजाब में परवेज लाई साहब ने सेनेट के इलेक्शन करवाए थे मरियम नवाज साहबा को फ़ोन करके, भाई इसी का नाम सियासत है। अगर आप अपने सेनेटर्स के लिए, मैंडेट के लिए, अपने लोगों को इलेक्ट करवाने के लिए फार्म 47 वालों के साथ बैठ सकते हैं, आप उनके साथ बैठ सकते हैं जिन्होंने आपका मैंडेट चोरी किया, जो आपको काबिल कबूल नहीं है, उनके साथ बैठ सकते हैं, तो खुदारा पाकिस्तान की आवाम के लिए भी बैठ जाएं, केपीके की आवाम हो, पंजाब की हो या वफाक की हो, सब बैठ जाए इकट्ठे और कहें यार ये हमारा मुआशी फैसला है, ये हमारी चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी है, इस चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी के तहत हम काम करेंगे, आवाम को हम बेवकूफ़ बनाए जाएंगे, कोई किसी नाम पे बनाए, कोई किसी नाम पे बनाए, लेकिन हम कम अज़ कम ये दूररस इक़दाम उठाएंगे ताकि मुल्क बेहतर हो और आवाम बेहतर हो, उसके लिए नहीं जाएंगे। आप देखिए आज इनके इलेक्शन हो गए, कंसेंसस से हुए, अगले हफ्ते से ये फिर कहेंगे अब हम तहरीक चलाएंगे, हम इसको, और एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्जामात होंगे, एक दूसरे को हदवे तनकीद बनाएंगे, यही सियासत है। ये बिल्कुल आपने वजह फरमाया। मैं आपकी तरफ आऊंगी नौशाद साहब, जैसे काशिफ साहब फरमा रहे थे टिकट्स की तकसीम हो, सेनेट इलेक्शन का होना हो, जो एक फार्मूला तय पाया था उसके तहत रिजल्ट्स का आना हो, ये सारी चीज़ें देखते हुए नीचे से ऊपर तक हर सतह पर हमने देखा कि पीटीआई के अंदर कहीं ना कहीं तकसीम जो थी वो ज़रूर वाजे हुई है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो पीटीआई ने अभी इन इलेक्शंस के अंदर किया है रही सही, जो एक कहीं ना कहीं सीरियस लेती हुई हमें हुकूमत दिखाई दे रही थी, जो तहरीक की बात की है अभी काशिफ साहब ने भी 5 अगस्त की तहरीक जो, और जिस तरह से सारा मामला पीटीआई चलाना चाह रही है, आपको नहीं लगता कि अब इनको बिल्कुल कोई भी सीरियस नहीं ले रहा होगा किसी भी पार्टी के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मामला आप लोगों ने, काशिफ साहब ने भी और आपने भी छोड़ दिया, और वो था तनख्वाहें बढ़ाने का मामला। असेंबली में जो असेंबली अरकान की तनख्वाहों का मामला है ना, वहां पर भी आपने देखा होगा कि ये बिल्कुल नहीं बोलते, ये कोई उस वक्त ना करप्शन का इल्जाम लगाते हैं,
ना ये किसी किस्म की एक दूसरे से जो है ना उस वक्त अपोजिशन हुकूमत नहीं खेलते, वहां पर ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। असल मामला यही है कि ये बात ठीक है, काशिफ साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की कि यही सियासत है, इसमें कोई शक नहीं कि यही सियासत है। लेकिन जो सियासत ये है, हम यही कहते हैं कि आप यही सियासत करें जिसमें कम से कम ना आम आदमी का नुकसान हो, ना सड़कों के ऊपर आप जो है वो माहौल खराब करें, ना मुल्क की आप जो है ना बेकदरी करें, ना आप मुल्क के इदारों की बेकदरी करें, ना आप इस मसले में उलझे, क्योंकि आपने आखिर में करना यही है जो आप करते चले आ रहे हैं, जो आपने किया है। अब फॉर्म 45 था या 47 था, वो एक ही साफ में खड़े हो गए, 45 वाले भी 47 वाले भी, सबने मिलकर वोट दिया, अपनी मर्जी के लोग मुंतखब किए, जो डिसाइडेड था वो कर लिया। अब मामला ये है कि ये जब मैं ये बात कह रहा हूं तो आपकी बात में से मैं एग्री करता हूं कि अब जो तहरीक जो है ना हुकूमत मुखालिफ, उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं बची, क्योंकि अवाम भी देख चुकी है, केपीके का अवाम देख चुकी है। आपको याद होगा ये गैलप के सर्वे में 60% जो केपीके के अवाम है, उन्होंने इस एहतजाजी सियासत के अगेंस्ट वोट दिया था, क्योंकि वो उनको भी लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये करते क्यों हैं? दिलचस्प बात क्या है, हर वो जमात जो कारकर्दगी नहीं दिखाएगी वो अवाम को नारों में उलझाएगी, और जितने नारे बढ़ते जाएंगे उतना जो है इंतशार बढ़ेगा, उतना शोर बढ़ेगा। ये जो पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, ये बेसिकली कारकर्दगी से तवज्जो हटाने के लिए किया जाता है। और मैं ये समझता हूं कि वोटर्स को कारकर्दगी ही बुनियाद रखना चाहिए और सिर्फ इसी बुनियाद पर वोट देना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से कारकर्दगी की बुनियाद पर पाकिस्तान में वोट नहीं दिया जाता। ठीक है, कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट नहीं दिया जाता, और बहुत सारी जगहों पर जब हम पार्टी के अपने अंदर की बात करते हैं तो मेरिट जो है उसको फौकियत नहीं दी जाती, लेकिन वैसे मेरिट का नाम जो है आजम साहब हमें हर जगह दिखाई देता है। क्या देखा आपने आज के इलेक्शन में? ये गुडी इलेक्शन कैसा लगा आपको? जी आसमा, बहुत शुक्रिया। देखें, मैं ये समझता हूँ कि इस इलेक्शन में जमहूरियत की बुनियादी जो मेरिट की बात की जाती है उसकी धज्जियां बिखेर के रखती हैं। इस इलेक्शन ने हमें दिखाया है कि पीटीआई की अंदरूनी इंतशार, टिकटों की तकसीम पर तहफ़्फ़ुज़ात और पार्टी क़यादत की अदम बर्दाश्त ये जाहिर कर रही है कि जमात अब नज़रियाती नहीं है, बल्कि मुकम्मल तौर पर एक शख्सियत परस्त सियासी तंजीम बन चुकी है, जहां इख्तिलाफ को जुर्म समझा जाता है। देखिए, हुकूमत और अपोजिशन की मिली भगत से सेनेट की नशिस्तों की बंदरबाट तय की गई, 6 सीटें हुकूमत को चली गई, 5 अपोजिशन को। इस मुकमका ने जमहूरियत के स्तून को बेनकाब कर दिया जो कभी अवामी नुमाइंदगी का दावा करता था। देखें, सितम उसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी ये है कि जब असम्बली इजलास का वक्त आया तो कोरम पूरा ना होने का बहाना कर दिया गया, कार्रवाई मुखर कर दी गई और 25 अरकान को गवर्नर साहब ने बुलाकर उनका जो है वो हलफ ले लिया। देखिए, जो लोग जमहूरियत की बात करते हैं, वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, कुछ कहते हैं हमें क्यों निकाला, कुछ आज कह रहे हैं हमें अडयाला में क्यों डाला, अब कहते हैं वोट को वफात दो, खामोशी दो, ताबेदारी दो और उसे चुप करके एक्सेप्ट कर लो। सेनेट जैसे आला आईनी इदारे के इंतखाब को जो कभी शऊर संजीदगी की अलामत समझा जाता था आसमा, आज इख्तियारात की बोली और मुफाहमत की मंडी बना दिया गया है। आप ये देखेंगे तमाशा ना सिर्फ केपी के बल्कि पूरे पाकिस्तान के सियासी कल्चर पर एक सवालिया निशान है। पार्टी कारकुनों की आवाज दबा दी गई, उम्मीदवारों को वफादारी की शर्त पर मजबूर किया गया, अपोजिशन और हुकूमत खुफिया मुआहदों से ऐवान की बंदरबांट करती है। ऐसे में ये इंतखाब नहीं है, इक्तदार की रस्म तकसीम है जो इन्होंने बड़ी खूबी से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने ये रस्म आज बड़ी खूबी से निभाई गई और मुझे लगता है कि आज शहजाद फारूकी साहब जो हैं या तो उन्हें इस रस्म के निभाए जाने पे खुफिया नहीं थी, इसमें खुफिया कुछ नहीं था, ये सब कुछ ओपन था। हाँ, ओपन सीक्रेट, लाइक सबको पता था नताइज क्या होंगे और पहले से डिसाइडेड था कि क्या नताइज होंगे और वही नताइज आए। शहजाद साहब, मुझे आपके चेहरे पे क्यों मायूसी दिखाई दे रही है? आपको तो खुश होना चाहिए भाई, हमारे हुक्मरान देखें हमारे लिए कुछ कर सके ना कर सके, अपने लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। जैसे अभी नौशाद साहब ने तस्करा फरमाया, सैलरीज बढ़ानी हो, अपने लिए मराहत लेनी हो, बहुत सारे मामला जो उनके अपनी ज़ात से मुंसलिक हैं। चले, अपने लिए तो कोई कुछ कर रहा है इस मुल्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, मैं मायूस इसलिए हूँ कि ये पंजाबी के 2 मुहावरे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि चीचो चेच गंडेरियां ते 2 तेरियां 2 मेरियां ते विचों विच खाई जाओ ते उत्तों रोला पाई जाओ। अल्लाह ठीक है, जिंदगी दे। आज मसला ये है कि अभी मेरे भाइयों ने कहा कि ये सियासत है, तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसी सियासत पे जिसको ये समझ नहीं है कि ये जो मखसूस नशिस्तें थी
या सेनेटर्स जो ये ऐवान थोड़ा बाला थोड़ा था, सा इसकी मैं तकसीम आपसे रिक्वेस्ट करूंगी शहजाद साहब, आप अपने जज्बात की तर्जुमानी ज़रूर कीजिए, लेकिन थोड़ा सा अल्फाज जो हैं, चलें कोई हर्ट ना हो ना। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं सियासत के अंदर, बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे भी हैं जो मैंने अगर आपने कहा कि यही सियासत है तो मैं ऐसी सियासत के ऊपर तो बिल्कुल लानत ही भेजूंगा, इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये ईवान बाला क्यों बनाया गया था, टेक्नोक्रेट्स और खवातीन की नुमाइंदगी क्यों रखी गई थी, ये सारी बातें अगर हम सोचें, मुझे बताएं, टेक्नोक्रेट का मतलब ये था, चाहे वो हुकूमत से आए चाहे वो अपोजिशन से आए, वो कोई मुतबादल पॉलिसियां देंगे, कोई तजावीज देंगे, उनके पास बैकग्राउंड नॉलेज होगा, वो चीजों को काउंटर चेक करेंगे, चीजों को ठीक रखेंगे, एक रास्ता बनाएंगे। खवातीन क्यों थी, खवातीन 52% था मुल्क का, उनकी नुमाइंदगी उस तरह से बराह रास्त मुंतखब नहीं हो सकती थी। आपने कनीजों का एक क्लब बना लिया है हर सियासी जमात में, और आपने उन खवातीन को जो जूतियां लेके आपके पीछे पीछे आपके परस संभालती हैं, आपका अंडों के जरिए आपकी नजर उतारती हैं, ये सब्ज मिर्चें मारती हैं, आपने ब्रेक ना ले लें काशिफ साहब, जरा मामला सीरियस हो गया है। इतना अच्छा इलेक्शन हुआ, इतना अच्छा मौसम हो रहा है मुल्क में, इसीलिए मैं कहता हूँ कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, सियासी बातें नहीं है हजूर, आज आप वही बातें कर रहे हैं। नौकरों की तंजीम को ओब्लाइज करने के लिए इन सीटों को रखा हुआ है। बलूचिस्तान में क्या होता है, ये तीसरा वाकया है वहां पे जो अभी रिपोर्ट हुआ है, जिसपे आप बात शायद करेंगे, उसको आज हम बिल्कुल कि खवातीन के हवाले से कितनी आवाज उठी है, अवाम के लिए कितनी आवाजें उठी हैं। शहजाद साहब लोग कितना शोर मचा रहे हैं। शहजाद साहब ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त अभी ऑफ एयर जब शो शुरू होने वाला था उससे पहले ये बात कर रहे थे कि देखिए जी, हमने तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ये जो पैसा चलता है सेनेट के इलेक्शन में, उसको रोकने के लिए ये सारी चीजें की हैं, तो वो लोग तो इस चीज का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, ये जो भी मिली भगत हुई है। देखिए मेरी बात, मैं इसमें आऊंगी ना शहजाद साहब, अगले सेगमेंट में सर इस पे बात करते हैं ना, मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है बार बार मेरे प्रोड्यूसर की जानिब से। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करें, बिल्कुल भी ये पॉजिटिव नहीं है जो भी सारा अमल जिस तरह से हुआ है, लेकिन कुछ लोग ये कहते दिखाई देते हैं कि जी सेनेट इलेक्शंस में, क्योंकि पाकिस्तान में जहाँ भी हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसा चलता है, तो उस पैसे को अब की दफ़ा नहीं चलने दिया गया है। लेकिन जिस तरह से बड़े बड़े नाम और ऐसे नाम जिनके पास बहुत पैसा है बताया जाता है, वो शख्सियात इस इलेक्शन में नॉमिनेट की गई थी, खासतौर पर PTI की तरफ से कुछ बहुत सारे ऐसे नाम थे। इस सारी चीज़ को भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। सेनेट इंतखाबात हो गए जी KP में, और रिज़ल्ट वही जो बहुत सारे दिनों से मुझे आपको आवाम को मालूम था, क्योंकि डिसाइडेड था सारा कुछ दोनों के दरमियान, एक अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। लेकिन जी ये जिस तरह से इलेक्शंस हुए हैं, जिस तरह से बहुत सारे लोगों की तरफ से ये एतराज़ आ रहा है कि मुखलिस कारकुन जो हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है PTI की तरफ से। हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, बहुत सारे जो रहनुमा हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा बददिल दिखाई देते हैं। काशिफ रफ़ीक साहब, सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, मुझे बताइए कि ये जो बददिली है ये मुतासिर करेगी उस एहतजाज को, उस एक बहुत बड़ी तहरीक जिसे बनाना चाहे थे बानी 5 तारीख को, आपको लगता है कि वो शदीद तरीन तरीके से मुतासिर हुई है ये जो कुछ आज KP में हुआ है? देखिए इस सारे इलेक्शन में एक चीज़ तो पता लग गई जी कि जीत गए गंडापुर, बाकी सारी पार्टी हार गई। गंडापुर साहब की थॉट थी कि भाई आप जो है ना मैच फिक्स कर लेते हैं, कंसेंसस से मामलात कर लेते हैं, और ये हम उस मॉडल को अडॉप्ट करें जो हमने पंजाब में किया था। अब वो कर लिया, तो अब गंडापुर साहब 90 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं, तो 5 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा ताबड़तोड़ एहतजाज होगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे एहतजाज होगा या सोशल मीडिया पे होगा, अदरवाइज कोई बड़ी तहरीक का तो मामला है नहीं। दूसरी बात यह है कि लास्ट सेगमेंट में आप एक बात कर रहे थे कि पैसे वालों को वो मनी नहीं रुकी गई और पैसा नहीं चला, ये नहीं, इस दफ़ा पैसा किसी और लेवल पे चला, किसी और तरीके से चला। देखिए ना, जिस बंदे को पता हो कि भाई वो टिकट ले लेगा तो सेनेटर बन जाएगा, तो फिर वो टिकट लेने वालों ने कुछ ना कुछ तो गिदड़ सिंह की घुमाई होगी। उनमें से कितने हैं जो नजरियाती और चीज़ें, अभी देखिए आजम सवाती साहब बड़े पुराने हैं, बड़ी कुर्बानियाँ PTI में उनकी, और उनका हक भी बनता था, लेकिन उनके ऊपर एक बहुत बड़ा केस भी है। सो आप इस सारे सिनेरियो को देखें। दूसरी बात यह है कि जो PTI के अंदर जो इंतशार का मामला है,
मैं तवातुर से ये बात कह रहा हूँ कि 25 साल की तहरीक इंसाफ की सिक्का बंद हिस्ट्री उठा के देख लें जी। खुद बानी तहरीक इंसाफ इस चीज़ को सपोर्ट करते रहे हैं। मेरा भाई आज़म मलिक शायद इस बात को एंडोर्स करेगा, क्योंकि ये भी किसी दौर में तहरीक इंसाफ को कवर करते रहे हैं कि खुद उन्होंने फैक्शंस को हवा दी, खुद धड़ेबंदी करवाई। अब वो धड़ेबंदी खुद तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान साहब करवाते थे, शाह महमूद और जंगीर तरीन और उसके असद उमर की और सैफुल्लाह न्याजी की। आज वो धड़ेबंदी इनके गले की हड्डी बनी हुई है और अभी भी उनको ये लगता है चले सेनेट का इलेक्शन हो गया, 90 दिन की तहरीक टाल दी गई, हर चीज़ हो गई। आज उनको ये है कि उनकी आखिरी उम्मीद जो है वो अली अमीन गंडापुर, शुबली फराज और उमर अयूब है कि इनके साथ मिलकर किस तरीके से मैं बाहर आ जाऊँगा तो फिर आगरा मामले चलेंगे, या मौजूदा सेटअप जो है वो इतना बड़ा ब्लेंडर कर दे कि इमरान खान साहब जो है वो ऑप्शन बन जाए, जैसे PDM के दौर में तमाम अपोजिशन पावर कॉरिडोर के लिए ऑप्शन बन गई थी। सो ये इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी ये सब बातें हैं वर्कर को एंगेज रखने की, चीज़ें करने की। भाई आप 12 साल से KPK में, आप बताएं आपने क्या कारकर्दगी दिखाई? कुछ नहीं, और ना कारकर्दगी दिखा सकते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एंटिटीज़ है, अपना तसल्लुत रखना चाहती हैं, अपना होल्ड रखना चाहती हैं और अपनी सेफ हेवन रखना चाहती हैं। अब मज़े की बात यह है कि जिस मुराद सईद साहब को आपने सेनेटर बनवा दिया, अब कमाल तो यह है कि वो मुराद सईद साहब आए और सेनेट में हलफ उठाएं और उसके बाद फिर जो उनके मुकदमात हैं वो उनको हलफ उठाने देते हैं या उनको उठा लेते हैं। इसके ऊपर हम बहरहाल फोकस करके बैठे हुए बीइंग ए जर्नलिस्ट कि देखें कि मुराद सईद साहब हलफ कैसे उठाते हैं और कब उठाते हैं। हलफ उठाने से पहले ही उठा लिए जाते हैं, जितने केसेस हैं उनके ऊपर, हम उन केसेस की नाज़रीन बात कर रहे हैं। मैं आज़म आपकी तरफ आऊँगी। आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ जो हुई है ये बानी के कहने पे तो हुई है? ज़ाहिर है वो जेल से जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, मुराद सईद का नाम है, आज़म स्वाति साहब का नाम है, दीगर जितने भी नाम हैं, चाहे वो किसी खातून का हो, चाहे वो किसी मर्द कैंडिडेट का हो, सारे के सारे बानी की मर्जी से आए ना। तो फिर ये जो आज इतनी बड़ी चीज़ हुई है KP में सेनेट इलेक्शन के अंदर, जिस तरह से अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक इत्तेहाद, एक इत्तेफाक, एक सपोर्ट, एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार हमें दिखाई दिया, तो ये बानी के हुक्म के बगैर तो नहीं हुआ होगा ना। तो वो तो मायूस नहीं है, फिर उनको ये भी बता दिया गया होगा कि भाई 5 अगस्त से ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं, ये करेंगे तो फिर ऐसे ही रिजल्ट आएगा 5 को। में ऐसे ही है 5 को, तो वो तो एक चीज तय है। आज भी सलमान अकरम राजा साहब से बात हुई तो उनका कहना था, वो आए बाएं शाएं कर रहे थे कि 5 को क्या करना है, आपकी पॉलिसी क्या है, आपने करना क्या है। तो उन्होंने कहा जी हाँ 5 को मैं कहूंगा कि लोग निकलें, बस 5 के बाद फिर निकलें और निकलें। देखिए हम जिस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं, बुनियादी नुक्ता वो ये है कि पाकिस्तानी सियासत में असल इख्तियार उनके हाथ में है जो सरमाया रखते हैं, ना कि उनके पास जो अवाम की खिदमत का जज्बा या सियासी नजरिया रखते हैं। देखिए सेनेट इंतखाबात से लेकर पार्टी टिकटों की तकसीम तक हर मुकाम पर यह वाज़ेह हो जाता है कि जिनके पास पैसा है वही फैसला साज है। नजरियाती कारकुन सिर्फ जो है वो नारे लगाने, सोशल मीडिया पर दिफा करने और जलसों में कुर्सियां उठाने तक महदूद रह गए हैं। सेनेट इंतखाबात में होने वाला हालिया तमाशा जो आपने देखा, इस हकीकत की जीती जागती मिसाल है कि पार्टी की अंदरूनी सियासत भी नजरियात से खाली और मुकम्मल तौर पर माली ताकत के रहमो करम पर है। हर पार्टी में बड़े सरमायादार ही क़यादत तक रसाई रखते हैं, वही उम्मीदवार बनाते हैं, वही उम्मीदवार चुनते हैं, वही असम्बलियों तक जाते हैं और वही फिर अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। यही मॉडल हमारी जमहूरियत को अंदर से आसमां खोखला कर रहा है, जहां वोट अवाम का होता है मगर इख्तियार पैसे वाले का। अच्छा होता यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, ये नहीं है एक दो छोड़ के जमात इस्लामी या को आप छोड़ दें, ग्रास रूट लेवल से लोग ऊपर आए हैं, वगरना हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जब टिकटों की तकसीम और ऐसे मामलात सामने आते हैं तो वहां पर फैसला साजी सिर्फ उन्हीं के हाथ में है जिनके हाथ में पैसा है। और आप समझते हैं कि बानी चेयरमैन उन लोगों से झगड़ा करेंगे जिनके पास पैसा है? ऐसा नहीं होता। उन्होंने पार्टी चलानी है भाई, पार्टी को फंड देना है। अच्छा ठीक हो गया, ये उन्होंने पार्टी चलानी है वो इसलिए कर रहे हैं। लेकिन मैं शहजाद फारूकी साहब आपकी तरफ आऊंगी। कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने बाहर आना है इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। यहाँ भी जो हमें आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक दिखाई दिया, हो सकता है कि कहीं से कहा गया हो कि आप KP में ये कर लें तो फिर देख लेते हैं, हो सकता है आप 90 दिन में वाकई बाहर आ जाए। अच्छा ये होने को तो मैंने कहा ना, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि ये बेसिकली बानी PTI को उनकी औकात दिखाई जा रही है कि आप बेशक जितने मर्जी अवाम में मकबूल हों, जितने मर्जी आपके पास वोट हों, लेकिन यहाँ पे होगा वही जो हम चाहेंगे और जिस तरह से चाहेंगे वैसे ही होगा और वैसे ही हो रहा है। ये आज की बात नहीं है, ये जब से ये सिचुएशन चेंज हुई है, जब से वो जेल गए हैं उसके बाद ये पहला मौका नहीं है।
और चीजों को जिस तरह से चलाया जा रहा है और जो चीजों को चलाने पर मामूर हैं इस वक्त बानी की तरफ से या अल्लाह जाने किन की तरफ से, वो डिजायर रिजल्ट्स जो है वो लाकर दे रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी सोशल मीडिया पे बात कर रहे थे कि शायद अली अमीन गंडापुर को हटाने का प्रबंध किया जाए ताकि वो मजीद पीटीआई को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन मैंने आपके पिछले किसी प्रोग्राम में ये कहा था कि जब तक वो डिजायर रिजल्ट्स लेकर दे रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि अली अमीन गंडापुर से किसी को मसला होना चाहिए। बस वो बेचारा एक साइड पे बैठा हुआ अपनी हुकूमत चला रहा है, आपका क्या लेता है? कुछ लोग होते हैं जो दही से रोटी खाते हैं, तो आप उनको खाने दें, कोई मसला नहीं है। मेरे नजदीक यहाँ पे मसला ये है कि अवाम की नुमाइंदगी किधर है। ये एहतजाज वगैरह होना ना होना इसका कोई मानी नहीं है। लोगों के मसाइल क्या है कि लोग सैलाब में बह गए हैं, लोग बारिशों की वजह से छतों के नीचे दब के मर रहे हैं, औरतें तो आपकी गैरत के नाम पर कत्ल हो रही हैं, आपके लोग जो हैं वो टिकटॉकर जो हैं उनको कत्ल किया जा रहा है, आपके यहाँ सोशल फाइबर जो है वो इतना बर्बाद हो गया है कि आप एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। महंगाई आपको सांस नहीं लेने देती, बिजली के बिलों की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। आप मुझे बता रहे हैं ये एहतजाज होगा और ये जी 5 उनको मिल गई, 6 इनको मिल गई, और फिर मुझे कहते हैं मैं सख्त लफ्ज ना इस्तेमाल करूं। मुझे बताइए ये कौन लोग हैं भाई? ये कोई कोकाब से आए हुए लोग हैं जो पता नहीं कोकाब के जिनों की नुमाइंदगी करते हैं। ना इनका आवाम से कोई लेना देना है, ना इनका आवाम के मसाइल से कोई ताल्लुक है। खान साहब के वजीर आला है। और यार इमरान खान साहब कौन सा को जन्नत से उतर गए हैं? इमरान खान क्या है? इमरान खान ने अपने जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे, शहजाद साहब मैं आपसे इजाजत लेके नौशाद साहब की तरफ आऊंगी। नौशाद साहब, ये जब हुकूमत ओपोजिशन जो है वो क्या लफ्ज़ आज मेरे रिसर्चर ने मुझे बताया, शीरो शक्कर हो सकते हैं, तो भाई ठीक है, फिर हम भी शुक्र कर लेते हैं। सही है ना, हमारी हुकूमतें और अपोजिशन जो हैं उनकी कुर्बतें बढ़ रही हैं, हो सकता है अब हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। मैं केपी के अवाम की बात कर रही हूँ, फिर मैं पाकिस्तान के अवाम की भी बात कर लेती हूँ। हो सकता है वहाँ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, कुर्बतें बढ़ रही हैं, तो जो कहीं ना कहीं कुछ लोग हमें कैदे तन्हाई में दिखाई देते हैं वो भी बाहर आ जाएं जल्द। सर हो सकता है ना? मुझे लगा था जब आपने अगर शुक्र है वो बता दिया कि ये केपी के अवाम, मुझे लगा शायद आप कोई फारूकी साहब से मुतालिक बात कर रही हैं कि फारूकी साहब शीरो शक्कर हो जाते हैं क्योंकि मैं पहले ही उनकी जो दही ये क्या हो जाते हैं, ये आपने ब्रेक से पहले भी सुन लिया पिछले वाले सेगमेंट में, और अभी भी ये तो बहुत सीरियस हो जाते हैं भाई, बहुत सारे मामलात को लेकर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। अब ये जो दही इन्होंने खिलाया है ना रोटी के साथ, अब वो पता नहीं, वो मेरा ख्याल है, मुझे लगता है वो दही के साथ जो बाकी दस्तरखान की तमाम चीजें हैं वो फारूकी साहब ने छुपा ली हैं, वो अब सामने आने नहीं दी। उन्होंने सिर्फ दही दिखाया है उनको। देखिए बात ये है कि जो इस वक्त सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में चाहे अली अमीन गंडापुर साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को सर्व किया या अपनी हुकूमत सर्व करके बचाई। आपको याद होगा मैंने आपसे गुफ्तगू में कहा था कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब इस सिचुएशन पे काबू पाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो डिलीवर कर रहे हैं, उनसे अच्छा डिलीवर करने वाला नहीं, लेकिन अगर वो डिलीवर ना कर सके तो उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि उनके नीचे जो ग्रुप्स हैं वो उनके हाथ से निकल जाएंगे। आप फर्ज कर लीजिए फारूकी साहब और क्या चाहते हैं वो क्या डिलीवर करें, यहाँ तक तो मामलात ले आए वो। यही कह रहा हूं कि ये जो डिलीवर उन्होंने कर दिया है इसकी वजह से उनकी वजारत आला जो है अब वो तूल पकड़ जाएगी। वो तो मुझे तो वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कब्जा करते नजर आ रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ इस वक्त गंडापुरी नजर आ रहे हैं, और तो कोई लीडर मुझे लग नहीं रहा कि कहीं पे कोई एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ना चेयरमैन कहीं एग्जिस्ट करता है, ना सेक्रेटरी जनरल, ना किसी को वक़्त है, ना कोई पूछ रहा है। लेकिन जो आजम मलिक साहब और जिस तरह फारूकी साहब चाहते थे ना इंतखाबात, अगर वो हो जाते तो हो सकता है कि अपोजिशन को नशिस्तें कम मिलती या बहुत ज्यादा मिल जाती। और अगर फर्ज कीजिए 9-2 का मामला हो जाता, 9 अगर अपोजिशन ले जाती और हुकूमत को 2-3 मिलती, तो फिर जो है ना, फिर अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत जो है ना वो भी डामाडोल हो जाती। सही, हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं कुछ भी डामाडोल नहीं हो रहा। सिचुएशन मजे की बात ये है नौशाद साहब, इसलिए डामाडोल नहीं हो रहा, जी इसलिए डामाडोल नहीं हो रहा कि वो उन्होंने एक चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके अपने आप को बचाया। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुर्बान कर दिया, उसका वर्कर कुर्बान कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी वजारत आला बचा ली है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो ये कहते हैं और बताते ये हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं जितनी भी कुर्बानियां दे रहा हूँ वो मैं पीटीआई के लिए दे रही हूँ। और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है नाज़रीन कि बानी पीटीआई जो हैं वो उनकी इस बात पे यकीन कर लेते हैं। बहुत दफ़ा आपको पता होगा नाज़रीन, जेल से हमारे पास ये खबरें आ रही होती हैं, हमारे रिपोर्टर्स जब जाते हैं, बाकी चैनल्स के रिपोर्टर्स जब रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि बानी ने आज मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने बताया कि जिन्होंने अली अमीन गंडापुर को फलां बात पर डांटा, ये गुफ्तगू हुई, वो गुफ्तगू हुई, बहुत सारी खबरें हम तक आ रही होती हैं। लेकिन असल में इस वक्त पार्टी के पावर किसके पास है,
वो आज आपने भी देखा, हमने भी देखा, अली अमीन गंडा की पोजीशन जो है वो पहले से ज़्यादा मुस्तहकम होती हुए में पार्टी में दिखाई दे रही है। और इस मुस्तहकम पोजीशन के साथ क्या वो पहले से बड़ा एहतजाज कर पाएंगे? 5 अगस्त को वो सिचुएशन हो पाएगी मुल्क भर में जैसा बानी चाहते हैं अडयाला जेल में बैठे हुए? ये हम यकीनन आपको बताते रहेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात कर रहे होंगे बलूचिस्तान में पेश आने वाले, वाक़या नहीं मैं इसको कहूँगी, बलूचिस्तान में पेश आने वाले सानहे की हम बात करेंगे। और ये कोई पहला सानहा नहीं है, बलूचिस्तान में सिर्फ ऐसे वाक़यात नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? रोका कैसे जा सकता है? रोका जाएगा? ये डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे कोयटा के करीब के उस अफसोसनाक सानहे की जिसने हर इंसान को हिला कर रख दिया। कोयटा के करीब गैरत के नाम पर एक खातून और मर्द को कत्ल किए जाने वाला ये क्लिप देखकर पत्थर से पत्थर दिल इंसान की आंख भी भर आई थी। वाकया क्या है बयान करने के लिए भी हिम्मत चाहिए है। कारोकारी के इस केस में मकतूलीन का ताल्लुक 2 मुख्तलिफ कबाइल से था जिन्हें इंसान नुमा वहशी गाड़ियों में डालकर एक वीराने में ले जाते हैं, जहां बानो नामी मकतूला बड़ी सी चादर ओढ़े हुए खुद गाड़ी से नीचे ये कहकर नीचे उतरी कि सिर्फ गोलियां मारने की इजाज़त है। और वो गन गिनकर 7 कदम चलने के बाद अपने खून के प्यासों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जहां उसके करीबी अजीज़ ने उस पर पिस्टल ताना, फायरिंग की, उसे और एहसान नामी नौजवान को मौत के घाट उतार कर अपनी दस्तार पर लगा जो दाग था उसको सुर्ख लहू से धो लिया। ये जो वाक़या है इसकी वीडियो क्लिप किसी तरह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इंतज़ामिया हड़बड़ा कर जागी। वज़ीर आला ने बयान दिया कि वाक़या बड़ी ईद से पहले का है। इत्तलात हैं कि 11 से ज़्यादा अफराद हिरासत में लिए गए हैं नाज़रीन। और अब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने IG पुलिस से इस वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। रमा साल जनवरी में भी आपको याद होगा कि कोयटा में एक बाप ने टिकटॉक बनाने पर अपनी 15 बरस की जो बेटी थी उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। और ज़्यादा हैरत हम सबको तब हुई थी जब हमें ये पता चला कि बेटी का जो कातिल बाप है वो अमरीका पलट था। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाज़रीन ये कहता है कि गुज़श्ता 2020 से 2024 तक यानी 4 सालों में 2396 अफराद, मैं रिपीट कर रही हूँ, 2396 अफराद जो हैं वो गैरत के नाम पर इस मुल्क में पाकिस्तान में कत्ल किए जा चुके हैं। इनमें गालिब अक्सरियत जो है बल्कि 90% बेचारी औरत है, यानी बहन, बहू, बेटी और बीवी, ये रिश्ते हैं जिनको कत्ल किया जाता है गैरत के नाम पर। लेकिन समझ में नहीं आता कि अपने बेटे और भाई पर किसी नाम नेहाद गैरतमंद की गैरत जो है वो क्यों नहीं जागती है। सोशल मीडिया पर भी हमें ये सवाल गर्दिश करता हुआ दिखाई देता है। कमज़ोर जो हैं वो बहन, बेटियां, बीवियां ही क्यों इस गैरत का हदफ बन रही होती हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ख़त्म होने वाले इस आम समाजी जुल्म पर हम बात करेंगे कि इसमें समाज के साथ हुकूमत का किरदार इतना कमज़ोर हमें क्यों दिखाई दे रहा है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। काशिफ साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, ये बता दीजिएगा कि ईद से पहले का वाक़या, वीडियो वायरल होती है, पता चलता है, वज़ीर आला नोटिस लेते हैं, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान ने भी नोटिस ले लिया, पुलिस ने गिरफ्तारियां भी की, लेकिन ये बेखबरी, ये लाइल्मी हुकूमत के रेट पर सवालिया निशान नहीं है, क्योंकि ये कोई एक वाक़या तो नहीं है ना। ये बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं, जिनकी वीडियो इस तरह से सोशल मीडिया पर नहीं आती है काशिफ साहब। बट वी ऑल नो, आपको भी पता है काशिफ साहब, मुझे भी पता है, बाकी पैनल को भी पता है, यहाँ मौजूद सबको, नाजरीन तक को, कि कहाँ पर किस इलाके में औरत के साथ गैरत के नाम पर क्या सलूक किया जाता है। देखिए, बिलाशुबा एक बड़ा तकलीफ़ दे वाक़या है, बहुत तकलीफ़ दे अमल है। और मैं तो हैरान हूँ कि हमने अपनी अदालतें लगा ली, अपनी सज़ाओं और जज़ाओं के फ़ैसले करने शुरू कर दिए। ना हमें खुदा का खौफ है, ना हमें क़यामत पे यकीन है, ना हमें ये कि हमारा मज़हब हमसे क्या डिमांड करता है, वो क्या कहता है, क्या तरीक़ाकार है। और इस सारे वाक़े में ख़ातून को भी जिस बेदर्दी से मारा गया, उस शख्स को, उस मर्द को जिस बेदर्दी से मारा गया, कबाइल ने फ़ैसला किया। बलूचिस्तान में कबायली रिवाज है, कबाइल का सरदार जो चाहे बैठ के फ़ैसला कर दे, जिसको चाहे ग़ुलाम बना दे, जिसको चाहे वो जो मर्ज़ी नवाज दे, कोई कहने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। और फिर तमाम के तमाम सरदारान जो हैं वो अपनी अना के लिए, अपनी गैरत के लिए फिर इकट्ठे भी हो जाएंगे और फिर अपने इंतकाम के लिए नस्ल दर नस्ल दुश्मनियाँ भी करेंगे। सो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ मसला एक है कि एजुकेशन बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हकूक़ के ख़िलाफ़ जो लोग खड़े होते हैं, जो बात करते हैं, उनके सामने ये सारी चीज़ें हैं। और आप यकीन कीजिए, ये जो वाक़या सामने आया,
मैं समझता हूँ कि जो उनके लवाहिकीन होंगे, जो मुद्दई होंगे, वो शायद इस बात में भी तैयार ना होंगे जी हमने मुकदमा करना, क्योंकि सरदार पकड़े गए हैं जी, सरदारों ने फैसला किया जी, दोनों कबाइल के सरदारों किया, ने, दोनों फैमिलीज में से किसी ने भी इस पे बात नहीं की। अभी जो ये वाकया बाहर आया, जो वीडियो बाहर आई ईद से पहले का ये वाकया, ये भी अंदर से किसी ने कोई रिफ्ट क्रिएट हुई होगी, कोई कहानी हुई होगी, तो ये वीडियो बाहर आ गई तो हमें पता लग गया कि ये एक सानिया हुआ। इस तरह के जितने सानियात हो रहे हैं और जिसके ऊपर कोई जब सानिया हो जाता है तो फिर नोटिस है, फिर गिरफ्तारियां हैं, फिर मुकदमे, मुझे आप बताएं कि इनके पीछे कौन जाएगा अदालतों में, कौन गवाही देगा, कौन फॉलो करेगा। मैं ये समझता हूँ कि इनका एक ही हल है कि जिस तरीके से इन्होंने जो अमल किया है उनको उस तरह ट्रीट किया जाए ताकि लोगों के अंदर जेन्युइनली डिटरनेंस कायम हो। ठीक है, इसको एक मिसाल बनाया जाना चाहिए है ताकि आइंदा कोई ऐसा करते हुए कम से कम सोचे तो ज़रूर। लेकिन मसला ये है काशिफ साहब, जैसे आपने फरमाया कि बलोच सरदार जो हैं वो इसे मसला नहीं समझते हैं। आज़म मलिक साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी, साबिक सेनेटर हैं लश्करी रईसानी, उन्होंने 2016 में 2016 में BBC को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि ऐसे वाक़यात तो दीगर ममालिक में भी हो रहे हैं, ये इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, जैसे कुछ NGOs हैं उन्होंने बना दिया है। आज़म साहब भी बताइएगा कि सोच के बाद आपको लगता है कि बलूचिस्तान में, चले बलूचिस्तान की हद तक अगर हम बात कर लें क्योंकि वहाँ से केस रिपोर्ट हुआ है, वहाँ आपको ये मसला ख़त्म होता दिखाई देता है, कुछ कर पाएगी हुकूमत जब सोच ही है? देखिए आसमा, गैरत के नाम पर औरत का कत्ल एक समाजी अलमिया है जो सिर्फ एक फर्द की जान नहीं लेता बल्कि एक पूरे मुआशरे की इखलाकी पस्ती और जहालत की अलामत बन जाता है। बिल्कुल ऐसे। औरत को सिर्फ एक नामूस या गैरत के निशान के तौर पर देखना उसकी इंसानियत, उसकी शख्सियत, उसके ख्वाब और उसके हक़ ज़िंदगी की मुकम्मल नफी है। मैं आसमा ये कहना चाह रहा हूँ कि औरत बहन, बेटी, बीवी से अलहदा एक मुकम्मल शख्सियत है, एक मुकम्मल इंसान है। आप उसे जब देखते हैं माँ, बहन, बीवी, बेटी, दोस्त के रूप में देखते हैं, आप उसे एक मुकम्मल इंसान के रूप में कभी नहीं देख सकते। उसका एक हक है वो अपनी जिंदगी अपने फैसलों के मुताबिक गुजारे। हम औरत को इसलिए कत्ल कर देते हैं कि उसने रवायत या गैरत के नाम पर खुद साख्ता म्यार को तोड़ दिया। तो दर हकीकत आसमा हम जुल्म, मर्दाना बालादस्ती, जाहलियत की उस जंजीर को मजीद मजबूत बनाते हैं जो नस्लों को गुलाम बनाती है। मुझे समझ नहीं आती आसमा ये कैसी गैरत है जो मर्द के जुल्म, बदचलनी, करप्शन पर तो खामोश रहती है मगर औरत की हंसी, पसंद, लिबास, मर्जी के टिकटॉक बनाना, अपने फैसले खुद करना, इस पर इस माशरे की गैरत जाग उठती है और अपनी इज्जत बचाने के लिए वो औरत को कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। आसमा, गैरत के नाम पर कत्ल दरअसल गैरत नहीं बल्कि कातलाना कमजरफी है। एक ऐसा समाजी लाइसेंस है जो कमजोर मर्द अपने गुनाहों को छुपाने और ताकत के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मुआशरा वाकई इज्जत देना चाहता है तो औरत की जान क्यों लेता है? मुझे तो ये समझ नहीं आती क्यों करते हैं ऐसा। क्या इनकी गैरत उस वक्त नहीं जागती जब ये ईरान से स्मगल अशिया लेके आते हैं? इनकी गैरत उस वक्त नहीं जागती जब ये भारत के कहने पर बंदूक उठाकर अपने रियासत के इंसानों को कत्ल करते हैं? इनकी गैरत रियासत जो कि इनकी माँ है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आज़म ये बता दीजिएगा क्या आप बता तो रहे हैं कि क्या हो रहा है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है? कुछ इस पे ना बात कर लें आज़म साहब। देखिए यहाँ तो 2020 से हमें पता है कि सजाए मौत के कानून की जब हम बात करते हैं तो गैर एलानिया तौर पर सही, लेकिन पाबंदी है ना पाकिस्तान में, किसी को सजाए मौत नहीं हो रही है। तो दे ऑल नो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक तो उनको अपने कबीले की सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है, मैं उस पर आऊँगी जब शहजाद साहब की तरफ में जाऊँगी, लेकिन मुख्तसरन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि क्यों हुकूमत की तरफ से इसमें कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई जाती है। आसम, देखिए आसमा, ये हुकूमत जो बलूचिस्तान की हुकूमत है इटसेल्फ, चूंकि अब मैं क्या कहूँ, ये इलेक्शन के थ्रू तो आई नहीं है, ये चूंकि ऑक्शन के थ्रू आई है। तो जब हुकूमतें ऑक्शन के थ्रू आती हैं तो उनका मैंडेट यही होता है कि सरदारी निजाम के साथ चलते हुए अपनी हुकूमत की साख को बचाना, वरना इनकी क्या हैसियत है। सही हो गया। मैं नौशाद साहब आपकी तरफ आऊँगी, ये क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें? कुछ हमने आज़म मलिक साहब से जानने की कोशिश की है, कुछ आप हमें बता दीजिएगा। रस्मो रिवाज, सारी चीज़ें, आप अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ पर आप पढ़ते हैं, अपनी औलाद को ले जाते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ को मैं खुद जानती हूँ, आप भी जानते हैं, जो लोग शो देख रहे हैं वो भी जानते हैं, वो यहाँ से अपनी फैमिलीज़ को वहाँ पर लेके जाते हैं और जब वो देखते हैं कि एक उनकी बच्चियाँ जो हैं एक सर्टन एज तक पहुँचती हैं तो वो उनको वापस पाकिस्तान ले आते हैं। फिर यहाँ चाचे के बेटे से, मामे के बेटे से, ताया के बेटे से उनकी शादियाँ कर देते हैं कि जी वहाँ पर अब माहौल सही नहीं है। तो भाई पहली बात तो ये कि आप वहाँ पर लेकर ही क्यों जा रहे हैं? फिर लेकर आते हैं, जुल्म करते हैं या कत्ल कर देते हैं, मर्डर करते हैं। ये सारी क्या चीज़ें हैं? नौशाद साहब, आपको नहीं लगता कि इस पर बहुत ज़्यादा बहस होनी चाहिए पाकिस्तान में? असल में ना ये हमारी जो मुनाफकत और दोगलापन या चौगलापन या जितना भी आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, जी। ये वो है हमारे अंदर।
नौशाद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। आप सर कंटिन्यू कीजिएगा। मैं दोबारा से जी सर, बोलिए बोलिए। देखिए आसमा, ये जो मुनाफकत है ना हमारे यहाँ, और ये इस्लाम का या दीन की आड़ लेकर हम जो कुछ कर रहे हैं, जो खिलवाड़ एक्चुअली हम कर रहे हैं इस मुआशरे के साथ, ये उसका शाखसाना है। बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि आप जिस शख्स की बात कर रही थी, वो अमेरिका गया, उसी माहौल के लिए गया, या उस माहौल में गया, वो खुद सरवाइव कर सकता है, लेकिन उसको अपनी औलाद वहां सरवाइव करती हुई नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि इसलिए कि वो खुद को जो है ना उसके लिए सूटेबल समझता है, और अपनी औलाद को उसके लिए सूटेबल नहीं समझता। यानी पैसे कमाने हो तो चीजें सूटेबल हैं, और अगर कोई और मामला हो तो वो सूटेबिलिटी नहीं है। प्रॉब्लम, और मैं बताऊं, आजम साहब ने बात की, ये इलेक्टेड नहीं है। आप मुझे बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्टेड है, सिंध में इलेक्टेड है, पंजाब में इलेक्टेड है, क्या यहाँ पर नहीं हो रही? इज्जत के नाम पे सभी जगह पर हो रही है, मैं हर जगह पे हो रही है। लेकिन खास तौर पर आज हम चाह रहे थे, नौशाद साहब, हम रियली सॉरी, प्रोड्यूसर साहब फरमा रहे हैं टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, बहुत माजरत नौशाद साहब आपसे, चलते चलते लेकिन फारूकी साहब को ऐड करना जरूरी है। फारूकी साहब, ये कबायली रस्म व रिवाज के हवाले से हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर हम देख रहे हैं कि मकतूलीन के जो वरसा हैं वो पुलिस से ताउन नहीं करते हैं। कोयटा वाले केस में भी रियासत मुद्दई बनी है। वरसा ने यही बात वज़ीर आला ने आज हमें बताई है कि मकतूलैन के वालिदैन जो हैं वो हों, कोई फैमिली मौजूद हो, कोई भी FIR दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस जब तफ्तीश के लिए वहाँ जाती है तो जो मर्द हैं इलाके से गायब हो जाते हैं, ख्वातीन जो हैं घरों से बाहर निकलती हैं, पुलिस के ऊपर पथराव करती हैं। तो फिर कैसे ये सारे मामलात आगे बढ़ सकते हैं जब इस तरह की सोच है हमारे मुआशरे के अंदर? पहले तो मैं आपका ममनून हूं कि चलते चलते आपने शामिल करना मुनासिब समझा, और दूसरी बात यह है कि इंसानों जैसा दिखाई देने वाला हर शख्स इंसान नहीं होता, और मुसलमानों के नाम रख लेने से इंसान मुसलमान नहीं हुआ करते। जबरदस्त जबरदस्त। इस्लाम से कबल आप बेटियों को दफन कर दिया करते थे, अब आप उनको गोली मार देते हैं। तो फर्क क्या है आप और उनमें? पहले आप छोटे बच्चियों को ये नहीं आप दफन करते थे। वो क्या मेरा ख्याल है मुसद्दस आली में था कि कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। तो ये तो आप बिल्कुल वही कर रही हैं। ये शायद रिन साहब जो तर्जुमान है मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं इस बात से ज्यादा खफा हूँ कि अब उस सारे वाकये को एक दूसरा रुख देने की कोशिश की जा रही है कि वो शादीशुदा है, उसका 4 बच्चे हैं, उसके 5 बच्चे हैं। और यार वो शादीशुदा है, वो नहीं शादीशुदा, उनके पहले बच्चे हैं, उनके बाद के बच्चे हैं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि 2 लोगों को गैर इंसानी, गैर कानूनी तौर पर उनको आपने एग्जीक्यूट किया है। ये कानून को हाथ में लिया है भाई आपने। अगर कुछ था भी तो आप उनके खिलाफ FIR कराते, कोई मुकदमा कराते। रियासत का वजूद जो है वो उसको अपना आप तस्लीम कराना चाहिए। अगर पुलिस मुद्दत में, मुझे नहीं लगता कि इसमें कभी किसी को कोई सजा होगी। सिंध में आपने देखा था, वो एक नौजवान ने कत्ल किया था, बहनों का इकलौता भाई था, वो बरी होके बाहर निकल गया, सुलह हो गई, वालिदैन ने बामरे मजबूरी सुलह कर ली। बलोचिस्तान में एक पुलिस कांस्टेबल जो ड्यूटी पे खड़ा हुआ था ट्रैफिक का, एक MPA साहब ने उसको गाड़ी से कुचल दिया था। तो क्या हुआ था? यार ठीक हो गया। मकोड़े लोग हैं, इनके गम में घुलने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसी तरह ही रहेगा। ये और तो मेरे और नौशाद साहब जैसे और आजम साहब और काशिफ जैसे जानवर जो है वो अपनी अपनी बोलियां बोलकर हम उड़ जाएंगे। ये गुलशन यूं ही रहेगा। ठीक है सर, आपने अपने साथ सबको ही जानवर कह दिया। न्यूट्रल का लफ्ज आप इस्तेमाल कर लेते ना, न्यूट्रल कह देते, जानवर ही डायरेक्ट कहने की क्या जरूरत थी। चले बहरहाल, बहुत शुक्रिया। शहजाद साहब आप साथ मौजूद थे, काशिफ साहब आपका शुक्रिया, हमारे साथ नौशाद साहब थे, आजम साहब थे, आप दोनों साहिबान का शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, कल मिलते हैं दोबारा।